प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, तो जो है लाइव सेशन में हमेशा की तरह कुछ ना कुछ होते ही जाता है और जो है मुझे वो एंड करनी पड़ती है। बहुत ही कम समय पे जो है वो सही चलती है, बट कोई बात नहीं मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे और नन्हे नन्हे बच्चों। वैसे लाइव सेशन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है एंड इट्स बेटर टू गिव यू रिकॉर्डेड सेशन सो दैट जो है आप आराम से इसको थोड़ा सा फास्ट मोड में भी देख सकते हैं, सो दैट योर टाइम विल गेट सेव्ड। सो मैंने फर्स्ट स्टार्ट सेकंड चैप्टर बता दिया था, सबसे पहले मैंने उसमें बता दिया था तुम्हें। वो फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं तुम्हारा। तो फर्स्ट पार्ट में आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड यू अबाउट तुम्हें that what is exactly Coulomb's force, that is F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, 1 by 4 pi epsilon naught is k, which value is 9 into 10 की power 9, and then comes your epsilon naught, which value is 8.84 into 10 की power minus 12, and then comes your what's electric dipole, that is p is equals to q into 2a, है ना, q into 2a sin theta, and then comes your ea cos theta, that is a flux, and then you have to also get to know about the flux, equatorial point at an axial point। उसके बाद जो है तुम्हें सेकेंड चैप्टर में ये पता करना है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं। उसके बाद जो है तुम्हें इलेक्ट्रिक जो तुम्हारा उसका रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू माइनस टी वी बाई डी आर, है ना, वो तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये क्या होता है, ये क्या होता है, इज लाइक क्या होता है वो कैपेसिटेंस। तो इट इज लाइक सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय के, नहीं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के इज योर व्हेन इट्स अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दैट चैप्टर। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स फ्यू क्वेश्चंस, तो पढ़ लेते हैं फिर। अब कोई बात नहीं, 3-4 घंटे का लेक्चर करते हैं आराम से और हो जाएगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी 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 वरी। तो देखो, जो प्रॉपर्टी जो डिफ्रेंशिएट करती है पोलैरिटी होती है, तो उसके बाद पोलैरिटी हो गया। तो क्वांटिसाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट जो चार्ज होता है विच इज़ अ फ्रैक्शन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ये बात सत्य है। गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और नेचर बताती है। कूलम्स लॉ, व्हाट हैपन्स, ग्लास रॉड जब हम उसको सिल्क से रब करते हैं तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ग्लास रॉड क्या वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। तो गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, ही होगा इसका आंसर। ठीक है, देन कम व्हाट द अट्रैक्शन इज द रियल प्रूफ ऑन ऑब्जेक्ट बीइंग ट्रू। ये बताओ, द अट्रैक्शन इज द रियल प्रूफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज। ये बात थोड़ी सी मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट लग रही है कि नहीं लग रही है, कि जो तुम्हारा अट्रैक्शन होता है, क्या अट्रैक्शन से ही हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो गया है? ऐसा ही होता है, क्योंकि न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी चार्ज हो सकते हैं, दिस इज फॉल्स। ठीक है यार, मेरा सर दर्द होने लग गया अब सच में। इससे अच्छा तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली रिकॉर्डेड ही ले लेती मैं। सो नेक्स्ट इज क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज स्लाइटली बाय फैक्टर ऑफ 9/11 × 10 की पावर 31। तो इसका मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकली जो मास होता है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीजेज स्लाइटली बाय फैक्टर ऑफ 9 × 9.11 × 10 की पावर -31 kg। Why is gold used in the gold leaf electroscope? गोल्ड क्यों यूज हुआ था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, ये बता दो। Why is gold used in the gold leaf electroscope? Gold is easily available in nature. Gold is malleable because gold ductile होता है, और gold is conducting in nature। वैसे गोल्ड चीप तो नहीं होता, ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई। इजी अवेलेबल भी नहीं होता है, कंडक्टिंग इन नेचर भी नहीं होता है, गोल्ड इज मेलिएबल। व्हाट हैपेंस टू द प्लेट्स इफ द apparatus if we measure alternating charge using a gold leaf oscillator? ये वैसे इसको छोड़ो,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर 1.60 × 10 की पावर 9 माइनस 19 कर देंगे, बट नहीं बच्चों, इसका आंसर होता है 3 × 10 की पावर 9 ESU। ESU स्टैट्स कूलम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो तुम इसको निकाल भी सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो ये रट ही लो मेरे हिसाब से, इट्स इज लाइक 6.25 × 10 की पावर 18 कूलम्स। ठीक है। 2 equally charged pairs attract each other, now if they will touch each other they will, देखो दो, ध्यान सुनो, 2 equally charged pairs attract each other, now if they touch each other then they will, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को, देखो दो इक्वली चार्ज पेयर्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अब हम इनके पास इनको लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि जब इनको पास लेके आएंगे तो इनका चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाएगा, तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो इनमें से किसी भी उसका, यार एक मिनट यार, बहुत सारे, वेल चलो ठीक है, मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया था, तो आई वेंट, कहाँ थे हम, ठीक है, तो वेयर वाज आई, तो इसका आंसर होता है 3 × 10 की पावर 9। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका था 6 × 2.5 × 10 की पावर 18। 2 इक्वली चार्ज, रिपेल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नहीं हो सकता भाई क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता 1.6 × 10 की पावर उसका। इसके कितने फेजेस होते हैं, 8 फेजेस होते हैं, Q/8 एप्सिलॉन नॉट आंसर इसका -1/4 है, निकाल के देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद कर लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या होता है, फिजिकल टू Q1 Q2 अपॉन r², K इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर 9 एंड K इज एंड एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8 × 854 × 10 की पावर -12, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ER इज इक्वल्स टू EM अपॉन E और E नॉट। EM क्या है, यानी कि इन द मीडियम, और E नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इन फ्री स्पेस, ठीक है। सो इट इज लाइक रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू EM अपॉन E नॉट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है, ये हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन r², ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन r²। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात देख लो यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी देख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे, ठीक है। फिर आ जाती है तुम्हारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q × 2A होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, 2kpr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, एंड इक्वेटोरियल पे इज लाइक -pk, ठीक है, माइनस kp अपॉन r² प्लस a² का होल 3/2, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE होता है, कूलम्स लॉ इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 होता है, Q2 r² होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। और उसके बाद इसका हाँ, तो इसका जो तुम्हारा
हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8। यार मैं पंखा चला रही हूँ, मेरे को ना बड़ी गर्मी लग रही है थोड़ा सा, ठीक है। मैं जोर से बोलने की आवश्यक प्रयास करती हूँ, तो उसमें चलाए, ठीक है। तो इट इज़ लाइक 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इज एप्सिलॉन नॉट एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज ER या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इक्वल टू EM अपॉन E नॉट, मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। उसके बाद आ जाता है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इज इक्वल टू F ओमेन Q होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है KP अपॉन KQ अपॉन R², ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था तुम्हारा, दिस रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं, डाइपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। उसके बाद तुम्हारा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इट इज -2 kp, ठीक है। इट नहीं नॉट माइनस, इट्स 2 kp r अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पे तुम्हारा होता है kp r 2 kp r अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इट इज माइनस kp अपॉन r² प्लस a² का होल 3/2, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट्स कैपेसिटेंस देख लेते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सत्य बात है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम अ पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं होता ये, अच्छा ट्रू बात बतानी है। ट्रू तो इसमें मेरे को फर्स्ट लग रही है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, ये देखो यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ा है, ठीक है। देखो क्या होता है, वन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू लिखा था, तो इट्स लाइक जूल पर कूलम, क्योंकि इट इज लाइक वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, समझ रहे हो। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज q इज w, then the potential at that point will be, दोबारा क्वेश्चन सुनो, कि the work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to a point at distance x from positive charge q is w, then the potential at that point is, देखो ये क्या होता है ना, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पोटेंशियल, तो वर्क डन उस पर कितना होगा, वो होगा w, ये निकाल के देखना तुम। रुक जाओ, consider a uniform electric field in the z direction, the potential is a constant, देखो ऐसा होता है ना बच्चों, ऐसा होता है कि जो तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टेड होता है z एक्सिस के, ठीक है। z एक्सिस के तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता है। तो जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। कहाँ पे कांस्टेंट होगा, तुम्हारे कोई भी z कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, किसी भी z कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा z डायरेक्शन में है, ऐसे समझ लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा z डायरेक्शन में है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो किसके पैरेलल होंगे, x और y प्लेन के। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज्ड इन रीजन्स ऑफ अ लाइटर, ये बोथ ए एंड बी आर साइड। In a region of constant potential, electric field uniform होता है, electric field 0 होता है, there can be no charge inside the region। ये यहाँ पे बच्चा फंसेगा, कॉन्सेप्ट जिसे क्लियर होंगे। In a region of constant potential,
electric field is uniform, electric field is zero, there can be no charge inside the region, or both B and C. देखो पता नहीं यार, यहाँ पे क्या होगा ना यार, एक तो ये बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, और कोई भी चार्ज उसमें क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल सारी जगह सेम है। तो ये तुम्हारा बोथ बी एंड सी सही होगा। अ टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल, लोअर से हम हायर की तरफ पे जा रहे हैं, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल, द टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल। तुम्हें पता है कि जब भी तुम लोअर से हायर लेकर जाते हो, ये क्या लग जाता है यार, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो किसी भी चार्ज की, ठीक है, जैसे एक चार्ज Q मान लेते हैं और पोटेंशियल कितने मान लेते हैं V, तो हम कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल्स टू Q V। और अगर हम ये एज्यूम करें कि जो तुम्हारी पोटेंशियल है वो कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, V1 से V2 तक जा रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 और हम इसे क्या लिख सकते हैं, QV2 माइनस QV1। अब जैसे हमें ये पता है कि V2 जो है यानी कि हायर पोटेंशियल है, तो V2 V1 से बड़ा है, तो U2 भी U1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज इनफाइनाइट। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance. देखो जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K से हम एयर को रिप्लेस करते हैं तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्जेस से वो डिक्रीज करता है बाय द K फैक्टर। In a parallel plate capacitor, the capacity increases if area of the plate is increased because C is equals to A epsilon नॉट होता है अपॉन D। तो अगर एरिया इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, तभी तो बोले फॉर्मूला बेस होंगे। The parallel plate capacitor is charged to a potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of the capacitor is increased. Distance between the capacitor increase हो रहा है using an insulating handle, यानी कि V के। As a result, the potential difference between the plate, देखो ये क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। सबको आज ही क्यों याद आ रहा है मेरे से, लाइक हमारा ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा हो गया है सारा एक्सटेंशन का सब हो गया, लास्ट फाइनल वाला सब, बट स्टिल टीचर्स आर लाइक हमें सारा हो दो, बच्चे मेरा जन्म खाने में लगे हैं, रुक जाओ। A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates. देखो ये बात सुन लो कि जो देखो जो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस क्या हो रहा है प्लेट्स के बीच में इंक्रीज हो जा रहा है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV होता है और C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, देखो जो तुम्हारा अगर इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा,
क्योंकि पोटेंशियल एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंट इन पोटेंशियल। यार ये मैं कैपेसिटर वाले क्वेश्चन मुझे इरिटेटिंग लगते हैं ना यार। बच्चों एक मिनट, सीनियर का फोन आ रहा है, श्रेया मैम का। वेल ठीक है, लेट्स कम बैक। तो कहाँ थे हम, कौन से क्वेश्चन में थे? 15 वाले में, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइन इन पैरेलल। पैरेलल में जॉइन किए गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो? पैरेलल में यानी कि प्लस होगा, डायरेक्ट प्लस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में अपॉन में जाती है वैल्यू और यहाँ पे डायरेक्ट प्लस होती है, ठीक है। तो C1 C प्लस C 2C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज कितना था, Q इजिकल्स टू C पैरेलल, C पैरेलल, और V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा तुम्हारा 2C, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा C सीरीज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू C/2। तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा V सीरीज इज इक्वल्स टू Q अपॉन कैपेसिटेंस इनटू सीरीज, जो कैपेसिटेंस सीरीज में है, और 2CV अपॉन C/2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब हमें वोल्टेज जो है सीरीज में निकालिए, तो V प्लस V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor connected to a DC source. The battery is now disconnected and then dielectric is removed. So the capacitance will, देखो क्या है इसमें कि जो डायलैक्ट्रिक है, अगर उसमें से हम एक कैपेसिटर को, वो जो कि डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा, वो तुम्हारा डिक्रीज करना चाहिए, कैपेसिटेंस तो तुम्हारा डिक्रीज करेगा। और एक मिनट, तो ये अगर तुम्हारा बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया तो कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो एनर्जी तुम्हारी डिक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन निकाल लेना। द टू स्फेरिकल conductors each of capacity C are charged to potential V and minus V. These are then connected by means of fine wire. So the loss of energy is, पता नहीं मेरा सर दर्द अचानक क्यों होने लग गया इतना। देखो एनर्जी लॉस, जब हम दो स्फेरिकल कंडक्टर्स को चार्ज कर रहे हैं तो कितना होगा, इनका अपोजिट पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। तो इसको निकाल लेना यार। इसको कैसे निकालोगे, देखो इसका अप्रोच बता देती हूँ मैं तुम्हें, कि जो फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V होगा, और सेकंड का -V होगा। अपोजिट पोटेंशियल मैंने बताया, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है, वायर से। तो एनर्जी स्टोर कितनी होती है, U इक्वल्स टू हाफ CV² होती है ना, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो फिर वो डालना, उसके बाद फाइनल पोटेंशियल निकालना, फिर उसके बाद फाइनल एनर्जी निकालना, और तुम्हें एनर्जी लॉस पता चल जाएगा। CV² है आंसर। अब ये फॉर्मूले सीख लो यार। माय गॉड, पता नहीं ऑल ऑफ सडन मेरा सर बहुत दर्द करने लग गया है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के फॉर्मूले लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W/Q होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q होता है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है, E इक्वल्स टू -dV/dr। रिलेशन बिटवीन E एंड D इज डेल्टा V इक्वल्स टू -E.dr। पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। फाइनली बढ़िया चैप्टर पे आते हैं। इस बढ़िया चैप्टर को मैं तुम्हें अपने नोट से पढ़ाती हूँ, ठीक है, रुक जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी तो नोट्स, यार पता नहीं सारे नोट्स से मेरे खो से गए हैं। Let me check.
देती हूँ यार, तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ मैं। को मुझे सारे नोट्स मिल गए, अब सेकंड चैप्टर के भी मिल गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। उसके बाद तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस निकाला, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है। कैपेसिटर होता है तुम्हारा, अच्छा 1 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड्स होता है। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड्स होता है। Q इज यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, एंड Q इज इक्वल्स टू CV होता है। C इज योर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V हो गया। अगर हम पैरेलल प्लेट कंडक्टर ले लेंगे तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। अगर हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे तो इट इज़ लाइक E एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, और अगर इसमें डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D माइनस T। और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखो हमने हमेशा बात की है कि इनसाइड तो कंडक्टर के चार्ज कितना होता है, 0 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ होते हैं, आउटसाइड ही कैरी होते हैं कंडक्टर के। तो इनसाइड में तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, वो तुम आगे बढ़ोगे। बाहर कितना होता है, देखो बाहर होता है तुम्हारा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायलैक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। बाकी हाँ, और एनर्जी कैसे होती है, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाते हैं। ये देखो बढ़िया नोट्स हैं ये बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। अब मेरी बातें सुनो, यहाँ पे नोट्स नहीं है, मैं तुम्हें अपने हैंडमेड नोट्स से बना रही हूँ, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ने वाले, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है बेसिकली, बट हम इसे जो है स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी करते हैं बहुत वेक्टर एंड स्केलर को, बट एग्जैक्टली इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। उसके बाद एवरेज कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। बहुत ईजी सी बात होगी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी चार्जेस मूव करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। करंट जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाए तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है वो चार्जेस जो है वो करंट को कैरी करते हैं एज ए फ्री टू मूव। तो करंट के कैरियर्स कौन होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर्स, मेटल्स आर द कंडक्टर्स, राइट। उसके बाद ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द करंट पासिंग थ्रू द current passing through it. So the potential difference across the conductor is directly proportional to current passing through it. V is equals to IR. R यहाँ पे resistance होता है, resistance is equal to rho L by A. L is length, A is area of cross section. रो क्या रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E होता है। J यहाँ पे क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, दैट इज I अपॉन A। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज बेसिकली योर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। और E तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू माइनस EE टाउ अपॉन M। और टाउ क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स। M यहाँ पे मास होता है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकाले तो I इज इक्वल्स टू NEA VD, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या होता है, NEA VD, ठीक है। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, E यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, NEA इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD इज योर इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और VD क्या होता है, EE टाउ बाय M, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैग्नीट्यूड ऑफ योर इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ योर ड्राइव वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E अपॉन VD अपॉन E। तो VD को हम क्या लिख सकते हैं, E टाउ भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E होता है, तो ऊपर का E नीचे के E से कट जाएगा, तो इट विल बिकम E टाउ अपॉन M, ठीक है। सो दिस इज योर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन कम्स योर रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो तुम्हारे जो कोलिजन्स हैं बिटवीन द एटम्स वो ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर ज़्यादा कोलिजन होगा तो एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन कम हो जाएगा, यानी कि टाउ कम हो जाएगा। टाउ कम हो जाएगा यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी यानी कि करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा यानी कि तुम्हारा
करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, करंट डेंसिटी कम हो जाएगी तो तुम्हारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। बिकॉज जे ई, तो तुम्हारा ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 पर रो। तो मेटल्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, V ceases to be directly proportional to I, बिहेवियर ऑफ डायोड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज R इज इक्वल टू रो L बाई A। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रेजेंट डेवलप करना पड़ेगा टू प्रोवाइड मीट द करेंट गिवन करेंट डेंसिटी। अब सेल क्या होता है, केमिकल डिवाइस होती है जिसके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक जो करंट होता है वो कहाँ से फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड फ्लो करता है। चार्जिंग ऑफ सेल यानी कि वो चार्ज हो रहा है, अनचार्जिंग यानी कि वो अनचार्ज हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रोलाइट जो एक करंट वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जब एक उसमें से करंट पास होता है, दैट इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किरचॉफ के 2 रूल्स याद कर लो, एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल, क्लोज लूप। तो जंक्शन रूल होता है एट अ जंक्शन जितना अमाउंट ऑफ करंट पास करा है उतना ही अमाउंट ऑफ करंट बाहर निकलेगा। फिर आता है तुम्हारा लूप रूल। लूप रूल में क्या होता है कि क्लोज लूप में दी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ EMF is the sum of the product of the current and the resistances and the current passing through them respectively, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज R1 by R2 is equals to R3 by R4, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V is equals to E minus IR, R यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल्स अगर हम सीरीज में करेंगे तो I is equals to E by R होता है, पैरेलल में करेंगे तो I is equals to E upon R plus R upon N, ठीक है। और ये बात कर लो कि अगर हम सेल्स को सीरीज में अरेंज करें तो हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, अगर हम सीरीज को पैरेलल में अरेंज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। कैसे, क्या बोला मैंने कि अगर हम आई नीड टू हैव अ मेडिसिन, आई गेस सर मेरा बहुत फटने में लगा है। सो इट इज़ लाइक अगर हम सेल्स को सीरीज में अरेंज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस, तुम्हारा सेल्स को सीरीज में अरेंज करेंगे तो तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज होगी, अगर पैरेलल में डालेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। तो विद दिस वी आर डन विद द थर्ड चैप्टर एज वेल। क्वेश्चंस तो तुम्हें करवा रखे हैं, देख लेना। वही फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई टी होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसको छोड़ दो, ड्रिफ्ट फिलॉसफी E टाउ बाई M होता है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A होता है, रिलेशनशिप बिटवीन I इक्वल टू N E VD होता है, J और VD में क्या होता है, J इक्वल टू N E VD होता है। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज योर VD अपॉन E या फिर E अपॉन E टाउ अपॉन M, ठीक है। और बाकी सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, बस। पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू W अपॉन T या फिर V स्क्वायर बाय R। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं अब हम, अपने ही नोट से पढ़ाती हूँ, मस्त नोट्स है यार मेरे, जाओ निकाल ले। तो मैं सर दर्द की गोली भी खाती हूँ पहले। यार मैंने दवाई खाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने दवाई खा ली तो मुझे नींद आ जाएगी एंड आई कैंट अफोर्ड नीड राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट योर दिस। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म देखो मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, अपने हैंड में नोट से पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये बहुत मस्त है, मेरी बात तो सुनो बस, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। मूविंग चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं इन द रीजन अराउंड देम। सो द करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, जो हमारी अर्थ होती है वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या था, स्टेट भाई साहब ने ये बोला कि जैसे कि हमारा एक करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्होंने पूरा सेटअप बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन विच चार्ज पार्टिकल जो है वो एक एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स इज डिनोटेड बाय बी, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एंड
यूनिट क्या होती है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज टेस्ला 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 टेस्ला, ठीक है। और 1 cos इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो छोटी छोटी याद होनी चाहिए ताकि तुम्हारी जो है इक्वेशन बिल्कुल सही बन जाए, और ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है, ठीक है। अगर जो तुम्हारा फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ वी एंड बी, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है ना करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, तो दैट इज आई एल क्रॉस बी, हाँ एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज योर डॉट प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना, ठीक है। ई डॉट कॉस थीटा होता है, ई डॉट ए होता है, ई ए कॉस थीटा, ये कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो उसके बाद आ जाता है तुम्हारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, बी परपेंडिकुलर होगा डाउन द प्लेन पेपर, सो मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा। यानी कि बी अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा। अगर तुम्हारा बी और वी यानी कि वेलोसिटी और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल में, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का वो क्या होगा डायरेक्शन, वो होगा तुम्हारा लीनियर। अगर वो क्या कहते हैं, अगर रिजल्टेंट मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल यूनिट, तो इसी की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हारा डायरेक्ट बी जो है वो परपेंडिकुलर होता है और दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, वो होता है हेलिकल होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो लीनियर और सर्कुलर इक्वल टू हेलिकल। उसके बाद देखो 3 सिचुएशन होते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकता है। अब वो सिचुएशन सुन लो यार, मैं पंखा चला लूँ, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, गर्मी की वजह से भी हो सकता है शायद, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 0 कैसे हो सकता है, चल रहा है ना ये, देखो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 कैसे हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, तो एफएम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा साइन 180 इज 0, ठीक है, तो एफएम 0 हो जाएगा। और अगर चार्ज जो है स्टैटिक है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आएगा, तो एफएम 0 हो जाएगा। 3 सिचुएशन, पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल या स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा बाइट-सावर्ट लॉ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। बाइट-सावर्ट लॉ इज डी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है डी टी, ये सारे तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट लेंथ एलिमेंट इज टी एल, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन। तो डी पी इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन डी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फैक्टर फॉर्म में आइडियल आर अपॉन आर क्यूब हो जाता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने एक मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे, अभी ऊपर वो ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आई एल क्रॉस बी वाले में कि मैम वो भी तो वही था, नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसमें भी 3 केसेस हो जाते हैं। 3 केसेस अगर तो लाइक ऑन एन एक जनरल की बात करते हो, इट इज लाइक बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। फॉर्मूलाज याद करवा रही हूँ, याद करो साइड साइड साथ साथ में। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। और देखो इतना टाइम तो है नहीं, मैं तुम्हें निकाल के दिखा नहीं सकती, तुम्हें अभी फिलहाल इस मूवमेंट पे जो बच्चे बिल्कुल ही इस पे देख रहे हैं, पढ़ना है तो ऐसे रट लो फिलहाल, ठीक है। कैसी मैडम है, हमें रटने के लिए बोल रही है, भाई टाइम नहीं है, रट लो अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, जब सीओडी प्रिपरेशन करेगी तो फुल 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 अच्छे से समझो, ठीक है, एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो इट इज लाइक बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। बट अगर ये क्या हो जाए, एक फाइनाइट कंडक्टर होता है, अगर ये फाइनाइट कंडक्टर होगा तो क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। और अगर ये तुम्हारा इनफाइनाइट कंडक्टर हो गया तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। तुम एम्पियर सर्किट लॉ से भी निकालते हो, भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इट इज लाइक बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। जनरल केस में फाइनाइट कंडक्टर में क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन पाई 1 प्लस
साइन फाई टू, और इनफाइनाइट कंडक्टर में म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सर्कुलर लूप पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अभी हमने किस में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ा था जनरल केस में। अब हम एक सर्कुलर लूप में पढ़ते हैं। सर्कुलर लूप में क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। जनरल में क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। एंड सेंटर ऑफ द कॉइल की हम बात करें, सेंटर अगर हम कॉइल पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। और अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकाले तो बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। और अगर हमें सेंटर निकाला है डिफरेंट कॉइल्स का तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r1 इंटू फाई 1। तो एक बार फॉर्मूलाज हम सारे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहला फॉर्मूला था स्ट्रेट करंट कंडक्टर का, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 जनरल केस के लिए। फाइनाइट कंडक्टर के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। उसके बाद इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, फिर आ जाते हैं सर्कुलर लूप पे। तो इट इज लाइक बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। अगर हमें क्या है इसमें सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना है, सो इट इज लाइक बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड देन कम्स योर, अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकाले तो बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। और हमें डिफरेंट कॉइल्स निकालना है, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट कॉइल्स पे निकालना है, लाइक पिज्जा स्लाइस के लिए जो कॉइल्स होते हैं। तो फिर बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r1 इंटू फाई 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की। एम्पियर सर्कुलर लॉ की अगर हम बात करें तो द इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है, इट इज it states that the integral multiple of b dot dl is mu naught times the current passing through the loop, that is b is equals to mu naught I। ठीक है, और सोलेनॉइड की अगर हम निकालें, हाँ ये सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये स्ट्रेट करने कंडक्टर से एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r निकल आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है तुम्हारा एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, सॉरी। देन कम्स योर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड तो इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यार मैं ना स्नैक्स करके आती हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, शायद मेरा तब सर दर्द कर रहा है, अभी आती हूँ। ठीक है, वेल लेट्स कम बैक। तो कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो अभी हम फटाफट करते हैं, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, तो सोलेनॉइड की बात हो रही थी। तो सोलेनॉइड क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो फोर्स बिटवीन जब दो पैरेलल प्लेट होता है दैट इज योर म्यू नॉट आई ए अपॉन आई बी 2 पाई डी इंटू एल। यानी कि जब दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एफ पी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ठीक है, फॉर्मूलाज बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो स्फेरिकल वाले का क्या था, स्फेरिकल का मैग्नेटिक फील्ड था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 बाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल बाई 2। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर, हाँ सॉरी, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है कि व्हेन स्टीडी करंट व्हेन मेंटेन इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट parallel conductors of negligible area cross section and placed 1 meter apart in vacuum, so it would produce each of these a conductor for a force equal to 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की अगर हम बात करें तो जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, और इसका फाइनल होता है फाई इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई। ठीक है, और फाई यहाँ पे के फाई क्या होता है, फाई इज द एंगल बिटवीन द जीरो एंड द टॉर्क।
ठीक है। तो NIAB साइन थीटा या फिर K इजिकल्स टू NIB अपॉन फाइव इंटू नहीं K इजिकल्स टू NIB अपॉन फाइव इंटू नहीं फाइव इजिकल्स टू NIB अपॉन K इंटू I एंड फाइव इज एंगल बिटवीन जीरो एंड टॉर्क, ठीक है। बाकी हाँ टाउ इजिकल्स टू MB साइन थीटा होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। और M क्रॉस P यानी कि M क्रॉस P यानी MB साइन थीटा। तो M क्या होता है तुम्हारा, M को हम क्या लिख सकते हैं, IAB भी लिख सकते हैं। IA M इजिकल्स टू करंट इनटू एरिया, तो इट इज लाइक टॉर्क इजिकल्स टू IAB साइन थीटा या फिर MB साइन थीटा, ठीक है। तो M इजिकल्स टू यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट, M इज बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट, सो दैट इज योर IA, ठीक है। समझ में आया? तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। NIAB लिख सकते हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने होते हैं। तो फॉर्मूलाज समझ में आगे बढ़े, एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं जनाब, सारे फॉर्मूलाज। तुम ही मुझको बता दे देखो, मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म में बाइट सेपरेट लॉ dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में वो I क्यूब हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट एंड ई नॉट, हाँ म्यू नॉट ई नॉट में क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये वैसे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ लोगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल बी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कॉइल जो हम पढ़े थे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल नहीं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 वाला सीन है ये। एम्पियर सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I सोलेनॉइड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NIA, हाँ म्यू नॉट NIA या नहीं म्यू नॉट NI। मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा M इज NIA, ठीक है। हाँ तो या दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। एंगल 1 मीटर इज इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू नहीं हाँ 5 इज इक्वल्स टू NIB K अपॉन I नहीं NIB अपॉन K इंटू I, और 5 क्या, एंगल बिटवीन जीरो एंड टॉर्क। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज योर लॉरेंट्ज फोर्स। सो लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू QVB या फिर QVB साइन थीटा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें बस तुम्हारी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बार मैग्नेट क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और जो तुम्हारा हॉर्शो मैग्नेट होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। और अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे बार मैग्नेट को, इट विल अलाइन इटसेल्फ इनटू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और लाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते हैं, ये सब पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कॉर्डिनेट लूप बनाती है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली, साउथ टू नॉर्थ इंटरनली, ठीक है। जितनी ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है। और बाकी हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो तुम्हारे हाँ तो सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज़ अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक ससेप्टिविटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिविटी इज योर काई, एंड काई इज इक्वल्स टू मतलब इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हाउ वेल अ मैग्नेट विल गेट मैग्नेटाइज इन द गिवन प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज्ड इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो काय से बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू काय H होता है, H होता है तुम्हारे यहाँ पे ससेप्टिविटी, ठीक है। और परमेबिलिटी और ससेप्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, परमेबिलिटी और ससेप्टिविटी में रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 बाय काय। और रिलेटिव परमेबिलिटी बात कर ले तो इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट ऑफ अ सब्सटेंस टू द फ्री स्पेस, ठीक है। सो दिस इज लाइक रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू आउट ऑफ म्यू ऑन नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। वही ई आर रिलेटिव परमेबिलिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, ई आर इक्वल्स टू ई अपॉन ई नॉट, तो वही यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज मत होना, म्यू आर इक्वल्स टू 1 बाय पाई होता है। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बस डायमैग्नेटिक में वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होता है, वो रिपेल करता है। इसमें तुम्हारे ससेप्टिविटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है, और जो तुम्हारी नहीं ससेप्टिविटी इज लेस देन, ससेप्टिविटी इज नेगेटिव और परमेबिलिटी इज लेस देन 1। पैरामैग्नेटिक में इट इज पॉजिटिव एंड परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 एंड इट में वो अट्रैक्ट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, और उसमें डोमेन्स का इज लाइक 0.10 कुछ 1 mm कंटेन्स अबाउट 10 एटम्स करके था कुछ, ठीक है। ससेप्टिविटी पॉजिटिव और लार्ज होती है, और परमेबिलिटी ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, एंड इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे। क्वेश्चन देख लेना,
यही फॉर्मूलाज तो इसके ऐसे कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट किया जाता है बाय वैरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। तो पहला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था। फराडे भाई साहब ने क्या किया था, उन्होंने एक मैग्नेट को एक कॉइल के साइड में कनेक्ट किया, उसके साथ उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर रखा। ठीक है, एक कॉइल लिया, एक गैल्वेनोमीटर रखा और उसके साथ एक मैग्नेट रख दिया। तो क्या किया कि जैसे जैसे मैग्नेट को जो है वो दूर दूर लेके जाते थे, जैसे जैसे मैग्नेट दूर जा रहा था, क्या हो रहा था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा था कि जैसे जैसे वो दूर लेके जा रहे थे डिफ्लेक्शन, जैसे पास पास लेके तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल क्या जनरेट किया उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। सॉरी, मैग्नेटिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। क्या था कि वो बार मैग्नेट को उन्होंने 2 कॉइल से कर दिया, रिप्लेस कर दिया बार मैग्नेट को विद 2 कॉइल्स। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स भी जो है डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तीसरा उन्होंने टैपिंग की डाल दी थी, टैपिंग की जैसे टक कर रहे थे तो वो डिफ्लेक्शन शो रहे थे, जैसे हटा देते तो वो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यही से हमें पता चलता है कि जो है हम मैग्नेट्स जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं करंट। बेसिकली मैग्नेटिक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि बेसिकली तुम्हारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है अभी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यानी कि जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया दैट इज ई ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा होता है मैग्नेटिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो फॉर्मूला याद करो। मैं ना ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते वो पुरानी चीज़ ले आती हूँ कि वो रिकॉल हो रही है कि साथ में साथ नहीं। तो मुझे ये बता दो, वो वाला फॉर्मूला बता दो मुझे क्या ही बताओ कि अपने मन में बताना कि वो वाला फॉर्मूला कौन सा तुम्हारा डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। या अब बताओ इट इज, हाँ चलो सोचो जल्दी सोचो। -2 kpx अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड इक्वेटोरियल पे क्या होता है 2 kp अप नहीं माइनस kpx माइनस kp, हाँ माइनस kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, याद रखो ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फील्ड टाइम्स द परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स। एवरेज इट इज द एवरेज फील्ड टाइम्स द परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स। बी होता है, इसमें क्या होता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, उसमें होता है ए कॉस थीटा। यहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा था, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, वेरी क्लियर। ठीक है, और कॉस थीटा क्या, एंगल बिटवीन द बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड द थीटा। ठीक है, तो उसके बाद फैराडेज के लॉ पढ़ लेते हैं। 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है तुम्हारा कि जो ईएमएफ होता है वो इंड्यूस होता है जब भी करंट, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, पता चल रहा है, मैं बोलने में लगी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत बढ़िया। 3-4 घंटे का तो जाएगा ये लेक्चर। बच्चों डरो मत, थोड़ा सा पास में देख लो, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। बच्चों एक मिनट, एक फ्रेंड का कॉल आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ अर्जेंट ही होगा, ऐसे तो मुझे कोई कॉल नहीं करता। वेल स्टार्ट हो गया ये, चलो कहाँ थे हम। फैराडे का फर्स्ट लॉ, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द करंट व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक्ड होता है वो चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बी ए कॉस थीटा है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, तो वो हो सकता है कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा, तुम्हारा एंगल, अगर इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो गया तो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा फ्लक्स रिलेटेड टू दैट इज चेंजिंग। ठीक है, उसके बाद आता है फैराडेज का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हमने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, टू द टाइम रेट दैट इज इज इक्वल्स टू माइनस d∅b अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस d∅b बाय dt, और ये फॉर्मूला याद रखो, डाल के डायरेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, लेंस लॉ क्या है, द करंट इन अ सर्किट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉस व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड, एंड कॉस यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन कैसे है, देखो अगर चेंज है तो फ्लक्स का, इसको छोड़ो, देखो हम कभी भी ना करंट स्टेशनरी कॉइल में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, चाहे जितना भी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड को ना उस पर अप्लाई कर दें, क्योंकि बी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा,
एरिया चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो कहाँ से फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर कॉइल। सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉइल में किसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम रहेगा, वो उसका रेक्टेंगुलर का सेम रहेगा, सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है वो वैरी करता है, बट उसका जो है सेम पॉइंट पे सेम जगह सेम है, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, वही बी चेंज कर दो, ए चेंज कर दो, एंगल चेंज कर दो, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बीएलवी, बीएलवी, बी के यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, E is equals to BL। नेक्स्ट फॉर्मूलाज याद करना है, कुछ है नहीं इसमें। इंडक्शन क्या होता है, करंट प्रोडक्शन इन अ कॉइल, या तो खुद क्या कॉइल को खुद के कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, या फिर पड़ोसी वाले कॉइल को चेंज करेंगे। खुद वाले से होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस, पड़ोसी वाले से होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस करंट इंड्यूस्ड इन द ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स ऑफ द सेम कॉइल। सेम कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दैट इज एन फाई बी इज इक्वल्स टू एल आई। एल क्या है तुम्हारा, इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है, इसका कॉन्स्टेंट एल, ठीक है। एंड ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी हेनरी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और एल अगर लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें तो एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। तो इट इज़ लाइक ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी और एन फाई बी इज इक्वल्स टू एल आई, क्योंकि जो तुम्हारा फ्लक्स इंड्यूस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल करंट। अब इसका प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, वो होगा तुम्हारा एल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि पड़ोसी वाले कॉइल की वजह से जब तुम्हारा इंडक्टेंस होता है तो दैट इज नोन एज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में इट इज लाइक N2 इज इक्वल्स टू M2 I1, कि पड़ोसी वाले के रिस्पेक्ट में जब 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वाला सीन होता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक E1 इज इक्वल्स टू MDI2 अपॉन DT, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। एप्लीकेशन कहाँ पे, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, एसी पिछले पैर पे गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली, मैंने ये बताना भूल गई ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो तुम्हारे गैल्वेनोमीटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ठीक है। तो दैट इज 5 = NAB अपॉन K इंटू आई वाला सीन, ठीक है। एंड बेसिकली एसी जनरेटर, वो गैल्वेनोमीटर का ही जनरेटर है। एसी जनरेटर किसके उस पर काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल इज बेसिकली दैट, पहले एसी जनरेटर होता क्या है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी, ठीक है, यानी कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, एसी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इट वर्क्स इन द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ लूप थ्रू अ चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन और चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया। तो तुम्हारे एसी जनरेटर का ये वो है प्रिंसिपल कि जो तुम्हारा करंट है वो इंड्यूस होगा एक लूप में ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन या फिर चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। ऐसे इसको छोड़ो, ये सब नहीं है, इसका बस वो याद कर लो, E = E0 sin ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, और ND ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक हो गया। तो E = E0 sin ओमेगा t याद रख लो। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब तुम चेंज इन ओरिएंटेशन या फिर उसके इफेक्टिव एरिया को चेंज करोगे लूप के, तो तुम्हारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट। Then comes your alternating current. Alternating current. Faraday's law, माइनस d∅dt n टर्म्स में Nd∅dt हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू DA cos थीटा, रोटेशनल PL ओमेगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट n स्क्वायर AL, एनर्जी स्टोर रहन दो, एनर्जी डेंसिटी रहन दो, इंडक्टेंस सेक लो और पैरेलल कंडीशन, ठीक है।
ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज ही याद करने, तुम्हें ऑल्टरनेटिंग करंट में कुछ याद नहीं करना है। ऑल्टरनेटिंग करंट से सीधे तुम्हारे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसके फॉर्मूला याद करो। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, रेजिस्टिव एसी सर्किट के लिए V इक्वल्स टू वोल्टेज कितनी होती है, Vm sin ओमेगा t इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। और फेज डिफरेंस जो तुम्हारे रेजिस्टिव एसी सर्किट में बोथ आर ऑन द सेम फेज, ठीक है, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। यहाँ पे इंडक्टिव एसी सर्किट में तुम्हारा जो इंडक्टिव एसी सर्किट होता है इसमें क्या होता है तुम्हारा XC IM इक्वल्स टू VM अपॉन ओमेगा L होता है ना, ओमेगा L, तो XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है, तो तुम्हारा ओमेगा L जो यानी कि यहाँ पे जो है करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय π/2, और कैपेसिटिव एसी सर्किट में वो लीड करता है बाय वोल्टेज π/2, उसमें XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, ठीक है। एंड इम्पिडेंस याद कर लो, Z इज इक्वल्स टू R² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस या माइनस क्या था वो, हाँ R² प्लस XC माइनस XL, ठीक है, ये याद करना है, इसमें फॉर्मूलाइज याद कर रहे हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, V इज इक्वल टू IR और Im इज इक्वल टू Vm बाय R होता है। पावर एसोसिएटेड विद सर्किट कितना होता है, पावर होती है 1/2 Im स्क्वायर R। रिलेशनशिप बिटवीन RMS एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, VRMS इज इक्वल टू Vm अपॉन √2 और RMS फॉर करंट इज IRMS इज इक्वल टू Im अपॉन √2 और I एवरेज 0 होता है। हाँ इसी में जर्नल में I² Z cos phi होते हैं तुम्हारा। बाकी यही है, ट्रांसफार्मर याद कर लो, ट्रांसफार्मर, हाँ ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा Vp इक्वल्स टू माइनस NP d phi बाई, इसका वर्किंग प्रिंसिपल याद कर लो कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। और इट इज़ लाइक Vs अपॉन Vp इक्वल टू NS अपॉन NP वाला, Vs इक्वल टू NS अपॉन NP Vp, है ना। V क्या है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, समझ रहे हो, ठीक है। तो Vp इक्वल टू माइनस TP d phi अपॉन Dt, ये सब देख लेना। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मैंने तुम्हें बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इसमें वो π/2 माइनस π/2 हो जाता है बेसिकली। तो इंडक्टिव रिएक्टेंसेस ओमेगा L इक्वल्स टू XL होता है, तो Im इक्वल्स टू Vm अपॉन ओमेगा L। अब आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पे आ जाओ। सो बेसिकली इसमें यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दीज आर द कपल टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट्स इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो मैक्सवेल का प्रपोजल क्या था, फैराडेज का लेंस लॉ देख लो। फैराडेज का लेंस लॉ ये बोलता है कि जब टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो व्हाई नॉट द टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने जो है इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पीयर सर्किट लॉ, दैट इज बी इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I का इनकंसिस्टेंसी फाइंड किया था, उन्होंने B की जगह अलग अलग उस पर फाइंड करके देखी, तो वो अलग अलग वैल्यू आ रही थी, उससे उन्होंने इनकंसिस्टेंसीज की बता दी थी। उसके बाद कंक्लूजन ये था कि एम्पीयर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंट है और वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है ऑफ द बी एट द सेम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज नॉन जीरो। देखो अब यहाँ पे आ जाता, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी के कंडक्टर में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि वहाँ पे चार्जेस नहीं होते, चार्जेस आउटसाइड लाई करते हैं, बट यहाँ पे हमने निकाल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज नॉन जीरो। अब उसका प्रूफ दे दिया है, और इसकी यानी कि जो अंदर करंट होता है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो इसका आ जाता है E इक्वल्स टू माइनस d phi E, इसका आ जाता है तुम्हारा दैट इज E नॉट इज इक्वल्स E नॉट d phi E अपॉन dt, ठीक है। तो ID इज इक्वल्स टू तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, ID इज इक्वल्स टू E नॉट d phi E बाय dt, ठीक है। E नॉट d phi E बाय dt इज इक्वल्स टू ID, ठीक है। उसके बाद एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ देख लेते हैं। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। तो
जो तुम्हारा एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या करता है, वो तुम्हारा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी कि जो तुम्हारा टोटल करंट होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट यानी कि जो चार्जेस की वजह से जो तुम्हारा करंट वो हो रहा है दैट इज द कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट प्लस योर डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो इट इज लाइक मैक्सवेल की इक्वेशन क्या आ जाती है फिर, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। आई सी क्या है तुम्हारा, आई सी इज योर कंडक्शन करंट, म्यू नॉट आई सी प्लस ई नॉट डी फाई ई, म्यू नॉट ई नॉट डी फाई ई बाय डी, ठीक है। तो आउटसाइड द कैपेसिटर आई डी जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है, आई सी नॉन जीरो होता है, और इनसाइड द कैपेसिटर कंडक्टर तुम्हारा आई सी इज लाइक जीरो एंड आई डी इज नॉन जीरो, ठीक है। अब मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा हमने गॉस लॉ नहीं पढ़ा ना, ओह माय गॉड गॉस लॉ नहीं पढ़ा यार हमने, मैं गॉस लॉ पढ़ाने भूल गई तुम्हें। या द चार्ज enclosed in a closed room, the flux enclosed in a closed room is epsilon naught times the charge enclosed in it वाला, हाँ। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है वो यार, ठीक है। तो इट इज लाइक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और फैराडेज लेंस लॉ क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। और मैक्सवेल का एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एक बार दोबारा याद कर लो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। देन कम्स योर दिस फैराडेज लेंस लॉ. Faraday's lens law says that integral of E dot dl is equals to minus d phi b by dt, और Maxwell का this Ampere law is equals to integral of b dot dl is equal to mu naught c plus mu naught e naught d phi e by dt. Next, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखो जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं वो रेडिएट करते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, वो ट्रांसफर्स होती है नेचर में. कैसी होती है, ट्रांसफर्स इन नेचर होती है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन जो होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर. ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर ट्रांसफर्स इन नेचर मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में होगी दूसरी वाई में होगी तो वेव प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में होगा. इट्स समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड वे फेज डिफरेंस इज जीरो. ठीक है, और एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ई एम वेव्स में होती है ई टी इज इक्वल्स टू ई नॉट ई स्क्वायर. ठीक है, तो ई टी यानी कि टोटल एनर्जी ई एम वेव में ई नॉट ई स्क्वायर. ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू ई बाई बी होता है. ठीक है, सी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, और सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट है. तो बी इज इक्वल्स टू ई बाई सी हो गया, और सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट. ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है ई एम वेव की फ्री स्पेस में, ठीक है, ई एम वेव की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो तुम्हारी वैसे ई एम वेव्स होती क्या है, दे आर द साइनोसॉइडली वैरिंग, साइनोसॉइडली नहीं, दीज आर द कपल टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट्स इन फ्री स्पेस. ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव्स. तो ई एम वेव्स की वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, ई एम वेव्स की वेलोसिटी होती है फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की बात करें तो फ्री स्पेस और वैक्यूम में इट इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट दैट इज सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट. दैट इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम इज नोन एज द फंडामेंटल कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ई नॉट म्यू नॉट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोपोगेट्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मटीरियल मीडियम. मटीरियल मीडियम में क्या, अभी हम वैक्यूम की बात करते हैं, फ्री स्पेस की बात करते हैं, अब मटीरियल मीडियम की बात करते हैं. सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई. पहले क्या था, म्यू नॉट ई नॉट था, म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट ई हो गया. ठीक है, यानी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम आ गई है. ई एम वेव जो है वो एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कैरी करती है. तो मोमेंटम क्या होता है, ई बाई सी होता है, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, ई एम वेव जो है वो माइन्यूट प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि तुम्हारी एनर्जी कितनी होती है, ई टी इज इक्वल्स टू ई नॉट ई स्क्वायर. उसके बाद जो तुम्हारा सी होता है इट इज ई अपॉन बी, तो बी इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी. ठीक है, हाँ, बी इज इक्वल ई अपॉन
फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो तुम्हारा EM वेव होता है वो उसका फंडामेंटल कांस्टेंट होता है व्हेन इट प्रोपोगेट्स इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, दैट इज c is equal to 1/√μ0 E0 व्हेन इट विल प्रोपोगेट इन योर दिस material medium, so that is equal to c is equal to 1/√μ0 E, and when it also exerts the momentum कितना होता है E/c होता है, ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन कितना होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एंड इट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ माइन्यूट प्रेशर, ठीक है। अब कुछ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है ना, नंबर ऑफ क्रेस्ट जो पास करते हैं वेव, पता ही ऐसे क्रेस्ट एंड रो, है ना। उसके बाद एनर्जी, जो एनर्जी होती है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप क्या होती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे, इनवर्स रिलेशन होता है। तो c इज इक्वल्स टू लेमडा न्यू, तो न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा, या फिर लेमडा इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेंज, देन कम्स योर दिस अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स-रेज, गामा रेज। डाउन द ग्रुप वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और एनर्जी भी इंक्रीज करती है। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इनका इनवर्स रिलेशन होता है और एनर्जी का रिलेशन होता है डायरेक्ट विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन रेडियो वेव्स में बात करें तो रेडियो वेव्स इज लाइक हाई वेवलेंथ बट शॉर्ट एनर्जी वेव्स, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी इनकी कम होती है, रेडियो टेलीविजन में होता है, लाइक इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट वेव बैंड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड, ये सब इसके अंदर आता है। माइक्रोवेव्स और लाइक शॉर्ट वेव बैंड, रडार सिस्टम ऑफ नेविगेशन में कौन से काम आते हैं, और माइक्रोवेव्स होंगे, ठीक है, यानी कि ओवन्स वगैरह में, रडार सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, रेडियो, इंफ्रारेड वेव्स और लाइक हीट वेव्स, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय योर LED रिमोट्स एंड ऑल्सो बाय द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हीट क्या ट्रैप कर लेते हैं ना अर्थ सरफेस, सो दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना, अल्टीमेटली। सो दैट्स द LED। देन विजिबल रेंज कौन सी होती है, ये याद कर लो। विजिबल रेंज जो होती है, जो हमारी आंखों को दिख जाती है वो लाइट, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी हमारी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज इंटू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, वेवलेंथ थी 400 to 700 नैनोमीटर एंड दे फॉल्स इन द रेंज ऑफ ह्यूमन। क्या थी फ्रीक्वेंसी, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज इंटू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ की थी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और जब EM वेव फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, जब वो फ्री स्पेस में आती है, c = 1/√μ0 E0, एंड फ्री स्पेस में वैक्यूम मीडियम में 1/√μ0 E, और एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, p = मोमेंटम = E/c, और ठीक है, बाकी बताएं। अल्ट्रावायलेट रे हार्मफुल रेज होती है, स्पेशल लैम्प्स वगैरह में यूज होती है। एक्स-रेज डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी। गामा रेज होती है, इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, न्यूट्रॉन वगैरह प्रोटॉन से भी है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ काम है मुझे, 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं अब हम। तो कहाँ पे थे हम, एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, अभी बज गए हैं 8:47 हो गया है, एंड मैं इतने टाइम पे गायब इसलिए हो गई थी बिकॉज ऑल ऑफ सडन कुछ हमें काम आ गया था, पूरा ग्रुप वर्क करना पड़ गया था, तो फिर आई वाज लाइक कि क्या ही कर सकते हैं यार, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुझे याद ही नहीं मैंने क्या बढ़ा दी थी मैं, हाँ ये बता दिया था राइट, सारे फॉर्मूलेज बता दिए थे। Q enclosed इट वाज लाइक d5b इज इक्वल्स टू -d5b, क्या था यार, मेरा दिमाग घूम गया। इट वाज E0 d∅e/dt, ठीक है, E0 d∅e/dt, दिस इज योर ID, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेसिकली योर E0 d∅e/dt, और इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ B.ds μ0 IC प्लस E0 μ0 E0 d∅e/dt। रे ऑप्टिक्स भाई खतरनाक चैप्टर। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी होती है, वॉयलेट लाइट डेविएट होती है जब भी हम प्रिज्म से पास करते हैं। कौन सा फिनोमेना ऑफ लाइट माइरेज में लीड करता है, माइरेज में कौन सा लीड करता है तुम्हारा,
वो होता है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो केसेस होते हैं, साइन द एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम तुम्हें किसमें दिखता है, कार के रियल व्यू मिरर्स वगैरह में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मीडियम, क्या होता है जब एक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है एक मीडियम से, जो वेवलेंथ होती है वो तो इंक्रीज करती है बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अनचेंज्ड रहती है, समझ रहे हो। तो इसमें लाइक वही चीजें हैं, एक बार ऊपर से देखेंगे, डोंट वरी। इफ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर व्हाट हैपेंस टू इट्स डिस्पर्सिव पावर, अगर एक ग्लास प्रिज्म को हम वाटर में डिप करते हैं तो उसकी डिस्पर्सिव पावर को क्या होता है, उसकी डिस्पर्सिव पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और what should be increased to increase the angular magnification of a simple microscope, power of lens. Then comes which of the following phenomena is used in optical fiber में total internal reflection होता है, तो हमें पता है which of the following statement is true for total internal reflection, की लाइट जो है वो denser to rarer जाती है। Convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens. What is its focal length? focal length जो है वो infinite बन जाएगी अगर जो convex lens है वो एक ऐसे liquid में dipped है जिसका refractive index is equal to the refractive index of the lens. For a telescope the larger the diameter of the objective lens उतनी ही ज़्यादा greater उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। क्या हो गया इस भाई साहब को, ठीक है। अब मैं इससे पढ़ा दूँ तो रे क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें एनेबल करती है टू सी द थिंग्स अराउंड इट, जो कि ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इट इज नोन एज रे ऑफ लाइट एंड कलेक्शन ऑफ सच रेज नोन एज बीम ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री डिफरेंट मीडिया थ्रू विच इट कैन नॉट पास। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सारे जो एक सेम प्लेन पे राय करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, इंस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द यानी कि आर इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। रेडियस कितना होता है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ के। स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, दो होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्केव क्या होता है, सिल्वर्ड होता है आउटसाइड द स्फीयर एंड कॉन्वेक्स इज सिल्वर्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं, पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन कम्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं रूल्स कौन कौन से होते हैं इमेज फॉर्मेशन के इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहला रूल होता है, जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब भी एक रे ऑफ लाइट जो होती है दैट इज इंसिडेंट टू द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर पैरेलल जा रही है तो प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी, अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो पैरेलल निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे एंगल पे जा रही है तो वो दूसरा एंगल ऐसे बना देगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रेज जो ओरिजिनेट होती है, जो इस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो रियल रेज होती है वो एक्चुअली मीट करती है, वर्चुअल रेज अपीयर्स टू मीट। तो इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तुम्हारी इमेज बनेगी अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन्फिनिटी पे, यानी कि रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी तो तुम्हारी कहाँ पे इमेज बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, कॉनकेव की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश बनेगी। देन कम्स कि अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। और कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी बट साइज इसका सेम होगा, ठीक है। देन कम्स अगर फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी बहुत ज्यादा, और रियल इन्वर्टेड होगी। फोकल लेंथ प्रिंसिपल उसके उस पर होगी तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअली डायरेक्ट होगी, उसके बाद एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। देन कम्स योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और इमेज की लोकेशन क्या होगी, फोकल लेंथ पे होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअली डायरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, ये तो सब तुम्हें पता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। जब भी एक जो मीडियम है जब वो एक मीडियम से दूसरे उसमें बेंड करता है, दैट्स नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द angle of incidence to sine of the angle of refraction is constant for a specific light of a specific color, and that is a specific pair of media. Sin I by sin R is equals to constant, that is known as a Snell's law, ठीक है। and that constant is equal to n, जो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। Then comes your refractive index. Refractive index is that constant of sin I by sin R, that is your n, ठीक है।
फिर आ जाता है स्फेरिकल मिरर की एप्लीकेशंस. कॉनकेव तुम्हारा टॉर्च, सर्च व्हीकल की हेडलाइट्स वगैरह में कॉनकेव यूज होता है. एंड कॉन्वेक्स इज बेसिकली यूज इन द रियल व्यू मिरर्स इन द वो. और साइन कन्वेंशन देखो, जो भी तुम्हारे लेफ्ट में रखेंगे साइन नेगेटिव, राइट में रखेंगे पॉजिटिव. एंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f. रियल एंड अपरेंट डेप्थ क्या होती है? रिफ्रैक्टिव डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. ठीक है. सनराइज जो होता है वो विजिबल होता है लिटिल बिफोर एक्चुअल सनसेट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है. ट्विंकलिंग ऑफ लाइट एंड सन का बिफोर वो ना सब रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. देन कम्स योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट रेज जो होती है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है एंड इट शुड इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज योर 90 डिग्री. एक मिनट, हाँ बच्चों एक मिनट रुक जाओ. अच्छा हम कहाँ थे? बस यार तुम्हें बहुत लेट हो नहीं देते समय, डोंट वरी. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. लेंस जो होता है टर्मिनोलॉजी ये सब रहने देना, और कॉर्निया ये सब छोड़ देना. वैसे हाँ वैसे देख लेना प्यूपिल, कॉर्निया, एक्सलिकर, लेंस, आयरिस, बस हाँ ये देख लेना कि जब तुम्हारे थिक लेंस होते हैं, थिक लेंस तो फोकल लेंथ क्या होगी तुम्हारी? लेस होगी. और जो तुम्हारे लेंस होंगे वो कौन से मोड में होंगे? लाइक इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना पे फॉर्म होती है ना. तो क्या होता है फोकल लेंथ जो होती है आइज की, ठीक है, वो स्मॉल होगी एट द टाइम्स जब लेंथ थिक होगा ना. जब लेंथ थिक होगा तो तुम्हारी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी. और सिलेरी मसल्स क्या होंगे? कौन से मोड में होंगे? कॉन्टैक्ट मोड में होंगे. ऐसे समझ लो कि तुम्हारे कोई पास में चीज़ है, तो पास में तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिख रही, तुम ऐसे आंखें खोल के देखते हो. ठीक है. ऐसे मैंने याद किया था कि तुम आंखें खोल के देखते हो, यानी कि लेंस क्या है यहाँ पे? थिक होगा. आंखें खोल के देखोगे, कॉन्टैक्ट मोड में आंखें होंगी और फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी. और जब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो तुम्हारे लेंस थिन होगा, तुम्हारी आंखें जो है वो ऐसे मोड में होगी, और वो जो है तुम्हारा लेंस जो है वो कौन सा होगा? ये होगा तुम्हारे रिलैक्स मोड में, सिलेरी मसल्स. ठीक हो गया. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिमेगेशन, प्रेसबायोपिया. मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि जब तुम्हारी इमेज जो है वो रेटिना से बिफोर बनती है. और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जब तुम्हारी इमेज जो है वो रेटिना से बाद में बनती है. एस्टिग्मेशन यानी कि इसमें ब्लड विजन दिखता है, इसे सिलेंड्रिकल लेंस से शुरू सही करते हैं. और प्रेसबायोपिया जो है इसमें जो है लीस्ट डिस्टेंट विजन, मतलब ओल्ड एज में ज़्यादा होता है. ठीक है. बाकी ये इतना है नहीं कुछ. पावर ऑन लेंस देख लेना. पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. डायप्टर इसकी यूनिट होती है. m इज इक्वल्स टू l अपॉन एफ ओ, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव into d upon fe, that is d is over here is the distance of the image and l is tube length and fe is the focal length of the eyepiece. ठीक है. तो with this we are done with this chapter. बाकी साइन कन्वेंशन ज़्यादा हो जाएगा, इस है नहीं अभी इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम साइन कन्वेंशन जो बच्चे नहीं पढ़ा छोड़ देना, कोई बात नहीं. ठीक है. वेव ऑप्टिक्स कर लिया. वेव ऑप्टिक्स देखो हाइगेन्स मॉडल देख रहे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ना वो मैं बताती हूँ. देखो हाइगेन्स आइडिया कहती है कि लाइट जो है, एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट रुक जाओ यार, ये मेरे को नहीं लग रहा तुम्हें आज बाहर पढ़ाई जाएगी यार. बच्चों में क्या ही बताऊँ, ऐसा ही होता है यार जब भी कुछ होता है ना. देखो मैं अभी आपको ये पूरी 12th की फिजिक्स पढ़ा के जा रही हूँ. ठीक है. फटाफट अभी पता नहीं कब 11:30 बजे तो मैं अपलोड ही करूँगी, 11 तो बज गया. फटाफट वेव ऑप्टिक्स मैं बता देती हूँ क्या करना है. ठीक है. इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ब्राइट फैन बैंड और डार्क बैंड का फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स छोटा डी अपॉन कैपिटल डी. अब छोटा डी क्या है मेरे बच्चों? देखो छोटा डी है तुम्हारा पोजीशन. देखो जो तुम्हारा एक्स है वो तो तुम्हारा है यहाँ पे पोजीशन क्या है तुम्हारी ब्राइट बैंड की. ठीक है. और यहाँ पे ये जो ब्राइट बैंड का ये छोटा डी है और ये जो बड़ा डी है, बीटा क्या है? बीटा इज डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड्स. ठीक है. उसके बाद एंगुलर फ्रिंज में देख लेना कि लैम्डा इज अपॉन डी इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन छोटा डी. ठीक है. उसके बाद बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी. ठीक है. डी मेरे को ऐसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटा डी इज योर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड बड़ा डी सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंज विथ. आई डोंट नो, प्लीज़ ये देख लेना एक बार. मेरा वैसे दिमाग भेजा फ्राई, मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है.
बाकी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस यानी कि पोजीशन ऑफ टू वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नैरो स्लिट्स, जब इनका सुपर पोजिशन होता है। डिफ्रैक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूस वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट, ठीक है। बाकी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करें तो फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। डोंट वरी बच्चों, कल जो है हम कर लेंगे, कल हम कर लेंगे। कल मैं ना 11 बजे से शूट स्टार्ट कर दूंगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा फटाफट जो है मैं तुम्हें दे दूंगी। रात 5-6 बजे तक तुम्हें वीडियोस दे दूंगी, चाहे वो जितनी भी लंबी हो, 5-6 घंटे की, उसमें देख लेना। फास्ट मोड में एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, ठीक है। आई नो परसों का दिन है फाइनली, बट डोंट वरी, कल हम कर लेंगे रिवीजन। यार बच्चों मैं भी बहुत परेशान हूँ यार, मेरे पास भी टाइम होता तो मैं कर देती ना। अब इतना सारा काम आ गया तो आई वाज लाइक मैं जल्दी जल्दी करके ही आ रही हूँ, बल्कि उसके बाद भी गाली खा के आ रही हूँ कि यू आर गोइंग या यू नॉट डूइंग वर्क, बट क्या कर सकते हैं यार। अब चलो बातें नहीं करते, पढ़ लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन क्या था कि कितनी मिनिमम ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि हम एक मेटल से हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। फोटो इलेक्ट्रिक तुम्हें पता है, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पता है कि उन्होंने मेटल सरफेस से वो कराए थे और उन्होंने वो निकाले थे। थर्मो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्मो यानी हीट दे के, फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि जब तुम लाइट से तुम एमिशन करवाते हो। सबसे पहले ये देख लो कि फोटो करंट जो होता है वो इंक्रीज करता है विद द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, लीनियरली इंक्रीज करता है। सेकंड, फोटो करंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद पोटेंशियल। देखो फोटो करंट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ इंक्रीज करता है जब तक वो एक सैचुरेटेड पॉइंट पे ना जाए। जैसे वो सैचुरेशन करंट वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है तो फिर वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ डिक्रीज करने लग जाता है, ठीक है, तब तक कि वो एक जीरो ना बन जाए। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो कि एक तुम उसको देते हो, कलेक्टर प्लेट को देते हो, ताकि उसका जो फोटो करंट है वो जीरो बन जाए और हम उसे कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे। के मैक्स इज टू ई वी नॉट, वी नॉट के यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल है तुम्हारी, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद द वेरिएशन ऑफ फोटो कलेक्शन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो ही तुम्हारा ऊपर ही तुम्हारा जो है वो होगा एमिशन, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद ये नोट्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी शेयर किए हुए, ये वाला पेज जरूर पढ़ के जाना। डुअल नेचर का एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन देख लेते हैं। फोटो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के। सैचुरेशन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसके बिलो जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं तुम्हारे इंसिडेंट ऑफ द इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। फोटो पिक्चर ऑफ रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो याद होगा, ठीक है। मोमेंटम फोटोन का पी इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी होता है। फोटोन क्या मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम वहाँ पे मैंने बताया था ई अपॉन सी होता है, तो यहाँ पे इट इज लाइक ई, यहाँ पे ई क्या है, अभी हमारा ई क्या है, ई इज एच न्यू, तो पी इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी हो गया, समझ में, रिलेट करो, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के। फोटो पार्टिकल कोलिजन में टोटल एनर्जी तो होती है वो कंजर्व्ड रहती है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड अ रेडिकली न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक वो, और क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। के मैक्स यानी कि कितनी एनर्जी बचेगी वर्क फंक्शन में से, जितनी एनर्जी जो है उसकी होगी वो उसका के मैक्स निकलेगा, ठीक है। उसके बाद डी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वो होता है हाइडेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मोमेंटम और जो वेलोसिटी है मूविंग इलेक्ट्रॉन का दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। और डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच क्या तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या मोमेंटम है, मोमेंटम क्या बोल सकते हैं एच न्यू बाय सी, या फिर पी को हम और क्या बोलते हैं एम वी भी बोलते हैं, तो इट इज लाइक लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, बिकॉज पी होता है पी मोमेंटम इज योर मास इनटू वेलोसिटी। बाकी आ जाते हैं एटम्स वाले चैप्टर में बच्चों, एटम्स। तो जो
एटम्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होता है, इसमें लाइक ऐसा कुछ है नहीं। रदरफोर्ड का मॉडल देख लेना, ठीक है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तुम्हें पता ही है। रदरफोर्ड का मॉडल क्या, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये जिंक, इसमें उन्होंने न्यूक्लियस का निकाला था। उसके बाद स्पेक्ट्रम देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब वो क्या कहते हैं, डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट लाइन्स, क्या था, डिस्क्रीट बाई बैंड्स इन डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम व्हेन हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स इन अ ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड की वो तो तुम बता ही लोगे क्या लिमिटेशन थी, बोहर एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो बताता है ना। उसके बाद ये याद कर लेना, लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट एंड पीपन। लाइमन इज लाइक अल्ट्रावायलेट, बाल्मर इज लाइक विजिबल, बाकी ब्रैकेट, पीपन ये सब क्या तुम्हारी इंफ्रारेड है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट वो होता है, हार्डी वेव प्रिंसिपल वही हो गया। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज -13.6 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस। और फॉर्मूला फॉर रेडियस इज 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻10, ठीक है। उसके बाद बाल्मर्स इक्वेशन याद करो, 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड आर इज 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर वर्स, ठीक है। हार्डी वेव प्रिंसिपल इट इज, वो तो मैंने बता दिया। बोहर्स मॉडल के इमिटेशन की मेनली फॉर हाइड्रोजन था, स्पेक्ट्रा ये सब हो जाएगा तुमसे। न्यूक्लियस पे आ जाए, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं न्यूक्लियस जो है, इसमें फोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड से बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कि C12 C14, ठीक है। आइसोबार क्या होता है, बार इज सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कि तुम्हारा C14 एंड N14। आइसोट्रॉन डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे कि B12 एंड C13। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक ये फॉर्मूलाज याद कर लो कि जो तुम्हारा ये होता है वॉल्यूम होता है, वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, ठीक है। नहीं, वो प्रोपोर्शनल होती है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास के, रो इज इक्वल्स टू m/v होता है, तो इट इज़ लाइक दैट। और ये R0a⁻1/3 आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल्स टू mc² होता है। मास डिफेक्ट तुम्हें पता है, डेल्टा m इक्वल्स टू ZMP, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a - z, यानी कि मास माइनस एटॉमिक नंबर mn - m, ZMP a - z mn होल m, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। EBN इज इक्वल्स टू डेल्टा mc², न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो रिक्वायर होती है टू न्यूक्लियस। और लाइटर न्यूक्लियस की EBN की वैल्यू कम होती है, हायर की भी कम होती है, इंटरमीडिएट्स की ज़्यादा होती है, मीडियम की ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन और फ्यूजन तुम्हें पता ही, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन भी तुम्हें पता ही होगी। अनकंट्रोल में लाइक एटॉमिक हो गया, कंट्रोल में तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए। कैसे करते हो, मॉडरेटर्स एंड कंट्रोलर से करते हैं। मॉडरेटर्स में तुम क्या यूज़ करते हो, हैवी वाटर, ग्रेफाइट वगैरह यूज़ करते हो तुम, ताकि जो स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। और कंट्रोल नोड्स में तुम न्यूट्रॉन्स जैसे एब्जॉर्बिंग मटीरियल, कैडमियम वगैरह से वो करते हो। और न्यूक्लियर फ्यूजन तुम्हें पता है 226.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज होती है जब कोई वो कंबाइन करते हैं। बाकी हो जाएगा। अब सेमीकंडक्टर्स पढ़ लेते हैं, देन वी आर डन, ठीक है। डोंट वरी यार, मैं सोच रही हूँ कि यार मेरा कल एग्ज़ाम है, पता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वरना तो मैं सुबह उठ के ही एक लेक्चर शूट कर लेती, मुझे भी रात को पढ़ना पड़ेगा, है ना। और वरना मैं 11 के बाद फ्री हूँ, फटाफट पेपर करके आ जाऊँगी, फटाफट बना लेंगे वीडियो। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हो जाएगी। कल फिजियोलॉजी पढ़नी है, प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ये लेक्चर देख लो फिजिक्स का, ये बता दो कि 11th कर लें कल या फिर 12th की केमिस्ट्री एंड बायो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो नहीं करेंगे, फिर सीधे 11th करेंगे। 11th की फिजिक्स कर लेंगे, 11th की केमिस्ट्री कर लेंगे, 11th की बायो कर लेंगे, वो इज मोर इंपॉर्टेंट है ना 11th की बायो। तो बताओ, कल ना 11th की बायो पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कल पहले 11th की बायो कर लेंगे। 12th की बायो तो वैसे भी बच्चों को आती है, वो तो हो ही जाएगा, बट 11th की इज़ लाइक मोर डिफिकल्ट, समझ रहे हो, तो वो कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स देख लेते हैं। देखो EG जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, जो गैप होता है कंडक्टर्स में बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर्स में इट इज़ लाइक
ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर्स में ईजी गैप इज लाइक मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर विद अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, ठीक है। जैसे कि डोपेंट, दो टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 5 में क्या होता है, हम इसको पेंटावेलेंट भी बोलते हैं, हम इनको एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट या फिर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ग्रुप 5 को बोलते हैं, और पी टाइप किसको बोलते हैं, ग्रुप 3 को बोलते हैं, ट्राइवेलेंट या फिर पी टाइप। एन टाइप में तुम्हारे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, पी टाइप में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होते हैं, इसमें नंबर ऑफ होल्स इजकल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैरियर्स उतने होते हैं, टोटल करंट इजकल्स टू आई प्लस आई एन, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर एट टी इजकल्स टू 0, बट जैसे टी 0 से ज़्यादा होता है तो वो उसके बॉन्ड टूटते हैं, फिर वो जो है कंडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 5, ग्रुप 3, ग्रुप 5 इज लाइक एन टाइप, ग्रुप 3 इज योर पी टाइप, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल से मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, पी टाइप में वो होता है नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग देख लो। पी एन जंक्शन क्या होता है, पी एन जंक्शन में दोनों को वो करते हैं, पी एन जंक्शन में इनिशियली डिफ्यूजन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन के बाद तुम्हारा ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, समझिए। पहले इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है, फिर डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, यानी कि आधर चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद उनका ड्रिफ्ट करंट होता है, ठीक है। तो आई नेट यहाँ पे 0 होता है। डायोड्स देख लेना, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या थी, पॉजिटिव ऑफ डायोड, नेगेटिव ऑफ बैटरी। रिवर्स में पॉजिटिव ऑफ डायोड, नेगेटिव ऑफ डायोड, पॉजिटिव ऑफ बैटरी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जहाँ से वो फॉरवर्ड करंट जो है इंक्रीज करता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट, जहाँ पे वो स्टेडी हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से करंट बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, ठीक है। बाकी तो यही है बस, बैरियर पोटेंशियल, रेक्टिफायर्स तुम्हें पता ही है, ऑसिलेटिंग यूनिडायरेक्शनल टू डायरेक्शनल को वन डायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट करता है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर फिजिक्स, वी आर डेफिनेटली डन विद आवर फिजिक्स। सारे फॉर्मूले सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया है, ऐसे ही पढ़ के जाना। कल जो है बायोलॉजी करते हैं, फिर फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी करते हैं, प्लांट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बताओ बच्चों, कल थोड़ा प्लांट पे ही देखते हैं, अब टाइम बचे तो 2-3 चैप्टर हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, देख लेंगे, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद दिग्मन। थोड़ा सा ना मेरी तबीयत खराब हो रही है, समझ सकते हो, तो मेरे चेहरे से पता चल गया होगा कि हो रहा है कुछ, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स लाइक दैट। सो आई होप, तो बच्चों पढ़ लो, इतनी वीडियो नहीं लंबी है, फास्ट मोड में देखना हो जाएगा, ठीक है। बाय।